अब आगे की बात करते हैं। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, ऑटोनोमस, जैसे मैंने आपको बताया, ये इन्वेस्टमेंट बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा ज्यादा की जाती है। कौन करता है इस इन्वेस्टमेंट को? गवर्नमेंट करती है ज्यादातर। ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी बिजनेस हाउसेस भी इन्वेस्टमेंट करती है ऑटोनोमस। सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, समाज कल्याण के लिए, डेवलपमेंट के लिए ये खर्चे किए जाते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का जो हमारा मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं है। क्या नहीं होता है? प्रॉफिट अर्निंग हमारा मोटिव नहीं होता है। तो हमारा मोटिव क्या होता है? हमारा यहाँ पर मोटिव, यानी कि गवर्नमेंट के यहाँ पर, यानी जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका सिर्फ एक ही मोटिव होता है। और वो मोटिव क्या है? ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी के लिए वेलफेयर करना, समाज कल्याण करना, डेवलपमेंट करना। इट्स बेसिकली ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ये गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट है जो फिक्स नेचर की होती है, जो सरकार करती ही करती है। सरकार को इससे कोई मतलब नहीं कि उसकी आमदनी इससे बढ़े या ना बढ़े। यानी इनकम से वो इन इलास्टिक होती है। इनकम इलास्टिक मतलब इनकम से वो प्रभावित नहीं होती। लेट्स से सरकार ये सोचे कि मेरी इनकम बढ़ेगी तभी मैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊंगी। नहीं, सरकार ऐसा नहीं सोचती। गवर्नमेंट ऐसे करती है कि वो अपनी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाती रहती है, बढ़ाती रहती है। क्योंकि सरकार जब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाती है उससे मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट होता है। मल्टीप्लायर इफेक्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, पहली क्लास में। याद करो कि एक का खर्चा दूसरे की इनकम, दूसरे का खर्चा तीसरे की इनकम, तीसरे का खर्चा चौथे की इनकम। वो पैसा जो होता है पूरी इकोनॉमी के अंदर मल्टीप्लाई होता रहता है। इसीलिए सरकार ये नहीं देखती कि मुझे इन खर्चों से कमाई होने वाली है कि नहीं होने वाली है, लेकिन मैं करूंगी इन खर्चों को। और ये खर्चे क्या है? जैसे वेलफेयर के खर्चे, डेवलपमेंट के खर्चे सरकार अक्सर करती है। जैसे फ्लाईओवर को कंस्ट्रक्ट करना है, बैंक्स को बनाना है, स्कूल बनाने हैं, हॉस्पिटल बनाने हैं, रोड्स बनानी है। तो ये सारे काम जो सरकार कर रही है ये सब बेसिकली ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का पार्ट बन जाते हैं। यानी सरकार का उद्देश्य यहाँ पर प्रॉफिट कमाना नहीं, सेवा भावना है। इसीलिए हम इसको कहते हैं इनकम इन इलास्टिक। अब याद करो, 11वीं क्लास में, 11th क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने सीखा था कि भाई इलास्टिक का मतलब होता है, यानी इलास्टिक वर्ड आया इलास्टिसिटी से, और मैंने आपको सिखाया था इलास्टिसिटी, इलास्टिक का मतलब होता है रिस्पॉन्सिवनेस। याद है? रिस्पॉन्सिवनेस। अब रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या होता है? कि कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है सामने से, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। और यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं? इन इलास्टिक। इन इलास्टिक मतलब नॉन रिस्पॉन्सिव। नॉन रिस्पॉन्सिव यानी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, इनकम का कोई रिस्पॉन्स नहीं है ऐसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। यानी इनकम बढ़े सरकार की चाहे घटे, सरकार इन्वेस्टमेंट्स ऑटोनोमस करती रहती है इकोनॉमी के अंदर, ताकि मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट होता रहे, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होती रहे। इकोनॉमी चलती ही इन चीजों की वजह से है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट्स की वजह से। आगे तो मैंने नीचे भी यही बात लिखी, इट मींस नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंजिंग। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आप समझ गए, जैसे कि इसमें आगे आपका इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज को ज्यादा प्रमोट करती है। अब ये इन्वेस्टमेंट भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं सरकार जो है इन्वेस्टमेंट करती है अपनी सोशल इम्पैक्ट, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल कंडीशंस को देखकर किसी भी देश के अंदर इन इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाया और घटाया जाता है। ऐसा नहीं कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हमेशा बढ़ती ही रहती है। अब जैसे कि कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल में आप देखेंगे कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट्स कम हो गई हैं। ये डिपेंड करता है उस इकोनॉमी के कंडीशंस के ऊपर भी। तो ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो इस लेवल पर तो हम नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आप जब बड़े होंगे तो आप सीखेंगे कि कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिससे हमारी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, यानी सरकार की जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रभावित हो जाती है। वो सोशल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस भी हो सकती है, वो पॉलिटिकल कंडीशंस भी हो सकती है किसी देश की। अब यहाँ पर हमारी जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होती है उसका डायग्राम देखिए आप कैसा बनता है। कांस्टेंट सीधी रेखा, पैरेलल टू पैरेलल टू पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब वाई हमने पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्यों बनाया भाई? सोचने वाली बात है। क्योंकि हम यहाँ पर असम्पशन लेते हैं, अज्यूम करते हैं कि गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड है, इसमें शॉर्ट रन में
किसमें बच्चों? शॉर्ट रन। शॉर्ट रन मतलब समय का छोटा टाइम पीरियड, यानी कि समय 1 साल से कम का हम इवैल्यूएट कर रहे हैं। अगर 1 साल से ज्यादा की बात करें तो वहां पर हम क्या बोलेंगे? लॉन्ग रन बोल देंगे। तो हम लॉन्ग रन को कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन आप पूरी इकोनॉमिक्स यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो शॉर्ट रन में पढ़ रहे हैं। ऊपर मैंने इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बताया आपको, तो इंड्यूस मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि भाई इंड्यूस में क्या होगा? इनकम के बढ़ने से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इनकम के बढ़ने से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। यहाँ पर भी जो हम डायग्राम पढ़ रहे हैं वो किसमें पढ़ रहे हैं? भाई शॉर्ट रन में पढ़ रहे हैं, क्योंकि पूरी यहाँ पर हम लोग मैक्रो शॉर्ट रन में ही पढ़ने वाले हैं, लॉन्ग रन में नहीं पढ़ने वाले हैं। तो लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन मतलब 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए, 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए तो भाई चेंजेस आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट के अंदर, लेकिन 1 साल में ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के अंदर ऐसा माना जाता है कि चेंज नहीं आता है। इसीलिए असम्पशन ली जाता है, ये माना जाता है कि भाई 1 साल में ना ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट रिमेन्स कांस्टेंट, वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो ये 2 पार्ट हो गए आपके इन्वेस्टमेंट के। क्या क्या? पहले हमने समझा इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फिर हमने समझा इन्वेस्टमेंट के 2 पार्ट, एक इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ध्यान रहे, दोनों ही डायग्राम यानी पूरी की पूरी हम जो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं वो सारे का सारा हम शॉर्ट रन में ही पढ़ेंगे, लॉन्ग रन में आप ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे। अब मैंने इस एक्स्ट्रा में क्या बता रखा है? मैंने ये बताया भाई ये क्या होता है रियलिटी में ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से। देखो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है पूरी इकोनॉमी के लिए। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ा फैक्टर है, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कोई जगह नहीं रखता अपनी, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छी जगह है, लेकिन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बहुत तगड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट करता है। मल्टीप्लायर इफेक्ट मतलब एक का खर्चा दूसरे की इनकम, शॉर्ट में बोल सकते हैं कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जब गवर्नमेंट करती है, खूब करती है, खूब करती है, तो उससे कहीं ना कहीं सरकार अपने खर्चों को बढ़ा लेती है। जब सरकार अपने खर्चों को बढ़ाती है तो पब्लिक की इनकम क्या होती है? लोगों की आमदनी बढ़ने लग जाती है। और जब लोगों की आमदनी बढ़ने लग जाती है तो लोगों के जेब में पैसा आता है। और जब लोगों के जेब में पैसा आता है तो वो भी क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, वो घर खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनसे उनकी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है। फिर सुनो ध्यान से, यानी सरकार ने ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करा, यानी सरकार ने अपने खर्चों को बढ़ाया, तब लोगों की इनकम बढ़ी, और जब लोगों की इनकम बढ़ी तब इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट भी तो बढ़ेगी। सोचो, तभी तो लोगों की जब जेब में पैसा आएगा तभी तो लोग इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। लोग घर खरीदेंगे, लोग कार खरीदेंगे, लोग बाइक खरीदेंगे, लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएंगे, हर तरफ लोग पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। यानी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को पैदा करने वाला, यानी उसको क्रिएटर एक्चुअली में ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ही है। यानी वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ही है, सरकार की इन्वेस्टमेंट ही है जो हमारी और आपकी आमदनी को बढ़ाती है। और जब हमारी आमदनी बढ़ती है तब हम भी अपने छोटे छोटे निवेश, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे वो मकान पर हो, चाहे वो कार पर हो, चाहे वो दूसरी लग्जरी आइटम्स के ऊपर हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक के ऊपर आप पैसा लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम निवेश करना शुरू कर देते हैं। और जब सरकार जानती है, जब लोग अपना पैसा निवेश करेंगे, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ने लग जाएगी, तो सरकार उसके ऊपर लोगों से टैक्स वसूलना स्टार्ट कर। सरकार को भी कमाई का, सरकार कहती है अब आप लोगों की आमदनी बन रही है, और जब आप लोगों की आमदनी बनेगी तो आप लोग भी जब इन्वेस्ट करोगे तो आप लोगों को हमें क्या देना चाहिए? टैक्स देना चाहिए। तो सरकार के पास इस तरह से क्या आने लग जाता है? फिर टैक्स का पैसा भी आना शुरू हो जाता है। और जब सरकार के पास टैक्स का पैसा शुरू होता है तो सरकार उस टैक्स के पैसे से और इन्वेस्टमेंट करती है, और ज्यादा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करती है, ताकि ये प्रक्रिया, ये जो प्रोसेस है हमारा, वो चलता रहे, रुके नहीं। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करी तो सरकार के खर्चे बढ़े, सरकार के खर्चे बढ़े तो लोगों की इनकम बढ़ी, लोगों की इनकम बढ़ी तो उससे लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो है इंक्रीज होने लग गई इकोनॉमी के अंदर। जब इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने लग गई तो लोगों ने टैक्स भी देंगे भाई, जब लोग इन्वेस्ट करते हैं पैसा तो उसके ऊपर टैक्स भी देना पड़ता है। कुछ रेगुलरिटीज होती हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, पेपर वर्क्स होते हैं जो करना ही पड़ते हैं, जिसके ऊपर टैक्स आपको पे करना ही पड़ता है। तो जब आप उस टैक्स को पे कर रहे हैं तो उसका मतलब सरकार की टैक्स की इनकम भी बढ़ने लग गई। और जब सरकार के पास भी इनकम आएगी तो सरकार फिर दोबारा उसको ऑटोनोमस पर इन्वेस्ट करने में फायदा महसूस करती है, इसीलिए सरकार और इन्वेस्टमेंट करती है, और फ्लाईओवर्स बनाती है, और रोड्स की कंस्ट्रक्शन करती है, और डेवलपमेंट के कामों को करती साइकिल चलती रहती है उसमें। राइट। तो ये प्रक्रिया इसी तरह से हमारी चलती रहती है।
अच्छा, इसके बाद हमने डिस्कस किया था क्लास के अंदर कि डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। अब आप बहुत ही आसानी से इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस कर पाएंगे। भाई डिफरेंस क्या है? बड़ा सीधा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है साहब? जब आप इंड्यूस्ड और ऑटोनोमस की बात कर रहे हैं तो मोटिव सबसे पहली बात आती है। मोटिव, बेसिस को ध्यान रखना है, जो जिस बेस पर आप डिफरेंस कर रहे हैं वो ख्याल रखना है आपको। क्योंकि अगर आपको बेस के पॉइंट याद है, क्या याद है आपको? याद क्या करने हैं? ये बेस के पॉइंट याद करने हैं। अगर ये बेस के पॉइंट आपने याद कर लिए, दिमाग में सेट कर लिया इसको, तो आप डिफरेंस तो आसानी से अपने आप कर लेंगे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। और जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता आंसर लिखने से। अच्छा, राइट। तो पहला जो पॉइंट है वो है मोटिव का। मोटिव क्या कहता है? मोटिव का मतलब है कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के पीछे हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है, भाई तुम क्यों कर रहे हैं। और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हम क्यों कर रहे हैं? हम कहेंगे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट सर इसीलिए की जाती है ताकि हम उससे प्रॉफिट कमा सकें, और ऑटोनोमस इसलिए की जाती है क्योंकि सोशल वेलफेयर और मल्टीप्लायर इफेक्ट लाना होता है। पहला पॉइंट। दूसरा, इनकम इलास्टिसिटी। इनकम का इलास्टिसिटी मतलब मैंने क्या होता है? रिस्पॉन्सिवनेस। इनकम का रिस्पॉन्स कैसा है? इनकम का रिस्पॉन्स कैसा है? तो कहेंगे इनकम का रिस्पॉन्स इन्वेस्टमेंट पर तो बड़ा अच्छा पड़ता है इंड्यूस वाले पे, लेकिन इनकम का रिस्पॉन्स ऑटोनोमस पर कोई असर नहीं करता। वहां पर बिल्कुल इनइलास्टिक होती है। इनइलास्टिक मतलब बताया नॉन रिस्पॉन्सिव, और इलास्टिक मतलब बताया मैंने रिस्पॉन्सिव। मतलब इनकम के बढ़ने से इंड्यूस इन्वेस्टमेंट तो बढ़ती है, तो बढ़ती है तो मतलब क्या हो गया? रिस्पॉन्स आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है। भाई इनकम के बढ़ने से अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो रिस्पॉन्स तो आ रहा है ना। लेकिन इनकम बढ़े चाहे ना बढ़े, गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट तो होनी ही होनी है। तो मतलब यहाँ पर बिल्कुल इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक बात हो रही है, नॉन रिस्पॉन्सिव बात हो रही है, इनकम से बिल्कुल प्रभावित नहीं होने वाला। थर्ड पॉइंट, इन्वेस्टमेंट कर्व। मैंने आपको कर्व दिखाया तो मैंने आपको यही बात भी बताई कि दोनों डायग्राम यानी पूरी की पूरी, वैसे तो मैक्रो ही पूरी शॉर्ट रन में पढ़ रहे हैं। किसमें पढ़ रहे हैं? शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन मतलब समय का 1 ईयर, टाइम पीरियड जो हमारा 1 ईयर के अंदर में है, राइट। और सब ऊपर जाएंगे तो हम वो लॉन्ग रन कहलाते हैं, मोर देन 1 ईयर लॉन्ग रन, लेस देन ईयर विद इन ईयर बेसिकली शॉर्ट रन कहलाता है। अब डायग्राम जो होंगे, मैंने डायग्राम दिखा दिया, क्योंकि इनकम बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है। मतलब डायरेक्ट रिस्पॉन्स है। कैसा रिस्पॉन्स है? डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशन है। और इनकम के बढ़ने से अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो आपका डायग्राम जो बनेगा, डायग्राम वो अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। ऑन दी अदर हैंड लेकिन यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट सी रहती है, इसीलिए ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। रीजन मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। फोर्थ पॉइंट जो है हमारा सेक्टर, कि कौन से सेक्टर हैं जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं और कौन से सेक्टर हैं जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब सेक्टर की बात आएगी तो हम सेक्टर में क्या कहेंगे? कहेंगे सर प्राइवेट सेक्टर जो है ज्यादा, प्राइवेट सेक्टर जो है ज्यादा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट करती है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं करती है, गवर्नमेंट भी करती है, लेकिन ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर जो है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट से प्रभावित होते हैं, आकर्षित होते हैं। उन्हें ज्यादा पैसा कमाने का वो मन में शक्ति होती है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, तो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि अपनी इनकम को बढ़ा सके, राइट। और सोशल वेलफेयर, और सोशल वेलफेयर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो है गवर्नमेंट सेक्टर करती है, तो वो सोशल वेलफेयर के काम करती है बेसिकली, और इसीलिए गवर्नमेंट सेक्टर बेसिकली इसको परफॉर्म करती है, ऑटोनोमस को परफॉर्म करती है। अब आखिर चर्चा जो हमारी बात करनी है वो कुछ इंपॉर्टेंट बातें, वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी समझने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट जो है हमारा वो दो बातों पर निर्भर करता है। देखिए डिटरमिनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखा है, हेडिंग बनाई हुई है डिटरमिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो डिटरमिनेंट्स का मतलब क्या है? डिटरमिनेंट्स का मतलब है कुछ ऐसी बातें, ऐसे घटक, ऐसे फैक्टर्स कह लीजिए जिससे इन्वेस्टमेंट प्रभावित होता है। एग्जांपल, हम धूप में निकलते हैं तो धूप हमें क्या करता है? प्रभावित करता है। धूप से हमारी बॉडी पे टैनिंग आ जाती है, पिंपल्स हो जाते हैं और पसीने आने लग जाते हैं। तो इसका मतलब है धूप हमें अफेक्ट कर रहा है, धूप हमें प्रभावित कर रहा है। उसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट को भी कुछ चीजें होती हैं जो प्रभावित करती हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि मैं आपको कहूँ कि कोई एक बच्चा है, स्कूल जाना चाहता है, उसको स्कूल में डालना है, तो उस बच्चे को किस स्कूल में ज्वाइन कराना है, इस बात का डिसीजन कौन लेते हैं? पापा और
मम्मी। कौन लेते हैं? पापा और मम्मी, है ना, दो लोग हैं। भाई मेरा बच्चा किस स्कूल में जाने वाला है, ये बात तो पापा और मम्मी मिलकर डिसाइड कर लेते हैं कि मेरा बच्चा इस स्कूल में पढ़ेगा, राइट। अब सेम इसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट के अंदर भी दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो क्या है? MEI और रेट ऑफ इंटरेस्ट। MEI का मतलब होता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेम इसी प्रकार समझिएगा जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया। और दूसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी इन्वेस्टमेंट को दो चीजें, यानी जिस तरह से बच्चे को दो चीजें, स्कूल को दो बातें अफेक्ट कर रही थी, पापा और मम्मी की डिस्क्रिशन, भाई पापा चाहते हैं और मम्मी जिस स्कूल में चाहते हैं वही स्कूल में बच्चा जाने वाला है। सेम उसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट भी दो बातों पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। क्या क्या? पहला MEI, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या है ये? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट कहता है कि कितना कमाओगे, कितना कमाओगे एक्स्ट्रा लगा के। देखिए, ये देखिए, कितना आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने वाले हो और उससे मिलने वाली आपकी कमाई कितनी है, यही MEI है। तो MEI के अंदर दो ही बातें हैं कि कितना लगाओगे और कितना आप कमाने वाले हो, यानी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मतलब आप कितना कमाने वाले हो और आप कितना लगा रहे हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो आपने कहा कि सर मुझे ना रेंटल इनकम चाहिए अच्छी खासी, मैं चाहती हूँ कि हर महीने मेरे पास किराए की इनकम आती रहे। तो मैंने कहा एक काम करो, आप एक हाउस खरीद लो, आप एक घर खरीद लो। कह रहे सर कितना लग जाएगा? मैंने कहा 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दो एक घर के ऊपर। तो आप 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे तो आपको 20,000 रुपए, जैसे चलो 20,000 भी मैंने बोल दिया, 50,000 रुपए की आपको मंथली इनकम आने लग जाएगी। ऐसा मैं कह रहा हूँ 50,000 रुपए आपकी मंथली इनकम बन जाएगी अप्रोक्स। रेंटल इनकम जो कि आपकी होगी, रेंटल इनकम होगी आपकी, रेंट की आपकी कमाई होगी। अपने को ओके मतलब 50 लाख चाहिए सर। सर कितना बन गया सर? आप निकालोगे, जब आप कैलकुलेट करोगे तो भाई एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितनी आ रही है आपकी। अब 50,000 कमा रहे हो पर मंथ, पर मंथ कमा रहे हो आप कितना? 50,000 रुपए आपसे गुणा कर रहे हो कितने से? 12 से। 12×5 = 60, यानी कि कितना आ गया? 6 लाख रुपए साल का आ गया। कितना आ गया? यानी आप साल के कितने कमा रहे हो? 6 लाख कमा रहे हो। इसका मतलब ये हो गया आप 6 लाख कमा रहे हो 50 लाख लगाकर। कितना लगाया आपने? 50 लाख लगाया आपने, 50 लाख इन्वेस्ट करा और आपने कमाया कितना साल का? 6 लाख। लाख। आपसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकल कर आ जाएगा वो 12% आ जाएगा। मतलब आपकी जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है वो है 50 लाख और आपकी जो कमाई हो रही है वो कितनी हो रही है? 12% की सालाना, पर एनम, पर एनम। तो आप होंगे सर 12% कमा रहे हैं हम तो 50 लाख लगा के। तो आपको ये बात समझनी है। अब आपके पास क्या होगा? प्रपोजल होंगे। मान लो आपके पास 3 प्रपोजल है, एक प्रपोजल ए है, एक प्रपोजल बी है, एक प्रपोजल सी है। यहाँ पर भी आपको 50 लाख लगाने हैं, यहाँ पर भी आपको 50 लाख लगाने हैं, यहाँ पर भी आपको 50 लाख लगाने हैं। यहाँ पर आपको 12% की कमाई है, यहाँ पे आपको 12.5% की कमाई है, यहाँ पे आपको 13% की कमाई है। तो बट ऑब्वियसली आप कहोगे कि सर मैं सी ऑप्शन को चुनूंगी। मैंने कहा सी ऑप्शन को क्यों चुनोगी? कि सर देखो इन्वेस्टमेंट तो मेरी सेम है तीनों में, लेकिन यहाँ पर मेरी कमाई क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है ना, तो मैं इसको चुनूंगी। तो इन्वेस्टमेंट को दो बातें सबसे ज्यादा इफेक्ट करती हैं। क्या? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, कि मैं कितना कमा रही हूँ, कमाने वाला हूँ, कितना पैसा मुझे मिलने वाला है, और मैं कितना लगा रहा हूँ, मेरी एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, राइट। ठीक है। यानी आपको MEI की बात तो क्लियर हो गई। अब MEI के अंदर दो ही बात मैंने वही लिख दिया है कि अफेक्टेड बाय 2 फैक्टर, ये दो बातों पर निर्भर करता है। सप्लाई प्राइस, सप्लाई प्राइस मतलब कितना लगाएंगे। क्या सप्लाई प्राइस मतलब क्या हुआ? कितना लगाएंगे। इट रेफर टू द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू एसेट ऑफ दैट काइंड, कि आप उस एसेट के ऊपर कितना पैसा लगाने वाले हैं उस एसेट को बाय करने के लिए। जैसे अपने एग्जांपल में हम लोग कितना लगा रहे थे? 50 लाख रुपए निवेश कर रहे थे और उससे हमें कितना मिल रहा था? 13% मिल रहा है, तो हमने 13 वाले को चुन लिया।
हम जल्दी से हम उस चीज को चुन लेते जिसमें ज्यादा मिल रहा होता है। हमें तो बचपन से आदत है भाई, जहाँ पर ज्यादा मिलता है हम उसको फटाक से ले लेते हैं। एक की 4 टॉफी, एक की 2 टॉफी, तो भाई हम कहेंगे एक की 4 टॉफी लेंगे भाई साहब। आगे बात समझ में? तो इसी Yes, तरह sir. से हम कितना लगाएंगे और कितना मिलेगा वाली बात को, यानी सप्लाई प्राइस, और इंग्लिश में कहते हैं प्रोस्पेक्टिव यील्ड। यील्ड मतलब आउटपुट, आउटपुट मतलब नेट रिटर्न। नेट रिटर्न आप कितना कमा रहे हैं उससे, तो ये आपकी प्रोस्पेक्टिव यील्ड कहलाएगी फॉर द लाइफ टाइम। और रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा पॉइंट जो आया वो आया रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका हो गया कि भाई मैंने आपको ऊपर बताया ना कि दो बातों पर निर्भर करता है। पहला तो आपने समझ लिया MEI, दूसरा क्या है ROI यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कहते हैं? देखो, आप जो 50 लाख रुपए, मैंने आपको बोला कि आपको कमाई करनी है तो आप एक काम करो, 50 लाख रुपए का मकान खरीद लो। आपने कहा ओके, तो अब मान लो 50 लाख आपके पास नहीं है, आपने 50 लाख कहीं से बोरो किए। लेट्स से आपने कहीं से उधार ले लिए, आपने कहीं से बोरो किए, पैसे उधार लेकर आया, और जब आप इस पैसे को उधार लेकर आओगे, और बट ऑब्वियस सी बात है आप उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो ब्याज पे कर ही रहोगे, कुछ ना कुछ तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी ना। अब मान लेते हैं कि उसके ऊपर आपको 14% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना है। अच्छा सर, आप 50 लाख का लोन लेकर आए बैंक से और आपको 14% पर एनम सालाना आपको 14% ब्याज देना है, तो आप अब बड़ी समझदारी से अपने 50 लाख को इन्वेस्ट करोगे। आप ये देखोगे पहले कि मेरा MEI कितना है, मैं कितना लगा के कितना कमा रहा हूं, क्योंकि क्योंकि मेरा MEI ज्यादा होना चाहिए मेरे ROI से। मतलब मेरा ROI यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14%, क्योंकि मैंने लगाया कितना है, मैं 14% पे तो लेकर आया हूं पैसा, 14% के ब्याज रेट पर मैं उधार लेकर आया हूं पैसा। और अगर मैं 15% नहीं कमा रहा तो बेकार है, ये 14% भी नहीं कमाऊंगा, तब अगर मैं 14 भी कमाऊंगा, 14 भी कमाऊंगा तो भी मैं ब्रेक इवन पर आऊंगा। किस पर आऊंगा? ब्रेक इवन, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में आऊंगा। इसका मतलब मुझे मोर देन 14% अर्न करना बहुत बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। अदरवाइज मेरा ये प्रोजेक्ट लॉस में चला जाएगा, मुझे नुकसान होने लग जाएगा, और ये इन्वेस्टमेंट मेरे लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगी। तो प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? मुझे अपने ROI को देखना पड़ेगा, अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखना आपकी कुछ पड़ेगा कि मैं ज्यादा उस पैसे को कितने रेट पर उधार ला रहा हूं, और मैं उस पैसे को वहीं निवेश करूंगा जहां पर मोर देन 14% मुझे कमाई मिलेगी। पूरी सिंपल। तो क्लियर हो गया यहाँ तक आपको? पक्का? हेलो, यस है ना? सर यहाँ तक आपको वेरी गुड।